राजपूत काल में उत्तर भारत के ही समान दक्षिण भारत की स्थिति दिखाई पड़ती है। कम से कम 3 मामलों में समान स्थिति है। पहला, यहां भी अनेक राज्य हैं और लगभग 500-600 सालों तक परस्पर संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां भी साहित्य और कला का विकास होता है। और तीसरी बात, किसी न किसी रूप में सामंतवाद के तत्व यहां भी है। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में पल्लव, चालुक्य भी वातापी के, फिर वेंगी के और फिर कल्याणी के प्रमुखता प्राप्त करते हैं। राष्ट्रकूटों का प्रभाव भी दक्षिण तक है और चोल तथा पांड्य। इन शासकों में शुरुआती दौर में देखते हैं कि पल्लवों का वर्चस्व है, लेकिन आगे चलकर चोल और पांड्य वर्चस्व स्थापित करते हैं। कल्याणी के चालुक्य भी कुछ समय तक वर्चस्व स्थापित किए, लेकिन कोई भी समस्त दक्षिण भारत को भी एकीकृत नहीं कर सका। उत्तर भारत तो दूर की बात है। यद्यप एक चोल राजा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, 11वीं शताब्दी के शुरुआती क्वार्टर में, शुरुआती 25 सालों में राजेंद्र चोल, शुरुआती 15 साल में आप मान सकते हैं राजेंद्र प्रथम, जो उत्तर भारत में गंगा तक की विजय प्राप्त करके गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किया और गंगा तक की विजय करने वाला चोल राजा कहलाया। राजराज प्रथम उसका पूर्ववर्ती भी महान योग्य था। इन शासकों में जो अंतर दिखाई पड़ता है उत्तर भारत के, इन्होंने उपनिवेश भी स्थापित किए। इन्होंने दक्षिण पूर्व के देशों तक विजय प्राप्त की और वहां उपनिवेश स्थापित किए और दक्षिण पूर्व में भारतीय तत्व इसी समय फ्लरिश किए। दक्षिण पूर्व में खास करके वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया तक कहा जाता है श्री विजय साम्राज्य की स्थापना हुई। इन्होंने मंदिर निर्माण को बहुत बल दिया। पहाड़ों को काटकर मंदिर निर्माण की शैली विकसित की गई और तमाम भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। अभी उत्तर भारत में, मध्य भारत में किसी भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर निर्माण शुरू तो हो गया गुप्त काल में, लेकिन मंदिर निर्माण, भव्य मंदिरों का निर्माण दक्षिण में हुआ पल्लव शासकों द्वारा और फिर चोल शासकों द्वारा, और उड़ीसा में भी इसी दौर में इसके कुछ बाद भव्य मंदिरों का निर्माण। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया अत्यंत उच्च कोटि का है और पल्लव शासकों ने अनेक मंदिर बनवाए और बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए। तो इस प्रकार से वास्तु का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में अनेक विद्वान आए। जिस शंकराचार्य की हम चर्चा करते हैं या निम्बार्काचार्य और माधवाचार्य, अधिकांश दार्शनिक विचारक दक्षिण भारत से ही उत्तर भारत तक ले आए अपने विचारधारा को। तो दक्षिण भारत में साहित्यिक सृजन, अब संस्कृत साहित्य यहाँ काफ़ी विकसित रूप में देखा जा रहा है और अनेक रचनाएं हुई, अनेक विद्वान हुए। विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक विद्वान हुए यहाँ पर, ज्योतिष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सभी विधाओं में विद्वान हुए। इस प्रकार से दक्षिण भारत और उत्तर भारत पूरा का पूरा राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्रवादी स्वरूप नहीं ले पाया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। आपस में संघर्ष रहे। इनकी आड़ में सामंतवादी व्यवस्था में जनता का शोषण होता रहा। यद्यपि चोलों ने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था दी, कुछ शासक कल्याणकारी भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ शासक विद्वान भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन
इनमें एक राष्ट्रीय सोच का अभाव था, एक राष्ट्रीयता का अभाव था, एक अखंड भारत के निर्माण की सोच नहीं थी। तभी तो उत्तर भारत को रौंदता हुआ दक्षिण भारत तक इस्लामी आक्रमण पहुंचा आगे चलकर। इस दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में मौर्य काल में एक जो साम्राज्य बना था सुदूर दक्षिण को छोड़कर, गुप्त काल में भी उत्तर दक्षिण की विजय की गई थी, वह लुप्त है। वह राष्ट्रीय सोच नहीं है। योग्य शासक हैं, विजेता शासक हैं, तमाम विद्वान हैं, लेकिन कोई चाणक्य नहीं है। तमाम विजेता हैं, लेकिन कोई चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसा और समुद्रगुप्त जैसा विजेता नहीं है। कला संस्कृत को प्रश्रय देने वाले हैं, लेकिन कोई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है। फिर भी स्थानीय स्तर पर सभी शासकों ने विद्वानों को और साहित्य को संरक्षण दिया, कला को संरक्षण दिया, और इस प्रकार से पूरा का पूरा भारत पूर्व मध्यकाल में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, सामंतवाद की लपेट में था, आर्थिक सामाजिक शोषण चरम पर था, लेकिन कला, साहित्य, संस्कृत और दर्शन की उन्नत होती रही। थैंक यू।